शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना है, सबको बोलना है। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए हम अपने परम आदरणीय श्री विकास वैभव सर को बुलाना चाहेंगे और हम उनको सुनना चाहेंगे, और सारे लोग मुझे लगता है उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम श्री विकास वैभव, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। छोड़ दीजिए अनिल जी, वही माइक दे दीजिए, माइक दीजिए, छोटा पड़ रहा है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बिहार के अलग अलग जिलों को यहां रिप्रेजेंट कर रहे पूरे भारत ही नहीं विश्व के अलग अलग देशों से भी यहां पधारे सभी बिहार वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेट्स इंस्पायर बिहार के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ब्रिगेडियर ए.के. सिंह साहब, आलोक रंजन जी, अनिल झा जी, श्रीमती सोनम मिश्रा जी, नीरेन आनंद जी, अमित ठाकुर जी, यहाँ कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं सब अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं अग्रणी हैं। मंच पर जो लोग हैं और जो समक्ष लोग हैं उनमें भेद करना कि किसको मंच पर होना चाहिए, किसको समक्ष होना चाहिए, बड़ा कठिन था। जो लोग पहले आए, कुछ लोगों को हम लोगों ने मंच पर आमंत्रित किया और शेष लगभग जितने लोग कार्यक्रम में आए हैं सभी से हम सुनना चाहेंगे। वक्ताओं की सूची लंबी है, करीब 45 वक्ता तो निर्धारित हैं, अन्य ऐसे भी हैं जिनको हम आज सुनेंगे, क्योंकि अवसर संवाद का है। अवसर उस संवाद का है जो एक रूपरेखा तय करेगी कि 2047 तक कैसे एक विकसित बिहार का हम निर्माण कर सकेंगे। यदि कोई संदेश हमें साथ में जोड़ती है तो कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, किसी प्रकार की विचारधारा नहीं है। यदि एक बात जो हमें जोड़ती है तो केवल एक स्वप्न है अपने बिहार को अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर देखने का। स्वप्न है जो बिहारी शब्द कहीं न कहीं अपमान का सूचक बनता चला गया। हर उस व्यक्ति ने जिसने बिहार से बाहर कदम रखे, उसने अनुभव किया उस पीड़ा को मिटाने का, उसे पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने का। क्योंकि यदि किसी ने उसको अपमान का सूचक बनाया तो वह व्यक्ति नहीं था जिसने इस प्रकार का सोचना प्रारंभ किया, बल्कि उसके कारण भी हम ही हैं। यदि हम देखेंगे क्यों हम अपमानित होते हैं तो कारण कोई और नहीं है। एक समय ऐसा था जब, हमेशा कहता हूं, मार्ग नहीं थे, आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, लेकिन हमारे बिहार के पूर्वज जब अफगानिस्तान के पार भी जाते थे तो सम्मान के साथ देखे जाते थे। कई बार आज तीसरा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हो रहा है। निशा झा मैडम का भी स्वागत करते हैं, आपका स्नेह मिलता रहा है, अनेक कार्यक्रमों पर रही हैं। दिल्ली में तीसरा बड़ा कार्यक्रम, पहला बड़ा कार्यक्रम 25 दिसंबर 2021 को एनडीएमसी इसी सभागार में हम लोगों ने आयोजित किया था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। पिछले वर्ष 3 मूर्ति भवन में बिहार संवाद का आयोजन हुआ और आज हम लोग एक बड़े उद्देश्य के साथ जुटे हैं, बिहार विजन एट 2047। मन में विश्वास है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे, समस्त भारत ने एक लक्ष्य तय कर रखा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो। और भारत यदि विकसित राष्ट्र हो, इसके लिए परम आवश्यक है
कि बिहार पुनर्स्थापित हो, बिहार विकसित हो। विकसित बिहार के बिना विकसित भारत की कल्पना हो ही नहीं सकती। बिहार ही वह भूमि रही जिस काल में संसाधन नहीं थे। उसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो हम थे ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक न केवल थे, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सके थे जो पूरे विश्व को प्रेरित करते थे। अनेक क्षेत्रों से विद्वान प्राणों को संकट में डालकर भी आने के लिए तत्पर रहते थे, वैसी भूमि थी। आज यदि हम देखते हैं कि हम पिछड़ गए हैं तो अनेक कारण है, और बिहार की दृष्टि जो उस काल में उसे उस उत्कर्ष पर तब ले गई जब संसाधन नहीं थे, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आज जब देखते हैं हम चिंतित हो जाते हैं, जब अपमानित होते हैं तो पीड़ित होते हैं, लेकिन जब सोचे उस काल में ऐसा क्यों था तो एक बड़ा स्पष्ट शब्द निकलता है कि हम भेदभाव से परे थे, हमारी सोच बड़ी थी। सोच यदि इस प्रकार की रही होती, आज 10 व्यक्ति भी मिलते हैं तो आपस में हम पहली बात यही सोचते हैं अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय से संबंध रखता है, उसके अनुसार हम तय करते हैं कि हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के बारे में आकलन भी हम इसके अनुसार करते हैं कि इस जाति का है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा। कोई व्यक्ति कोई नेक काम करता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं नेक काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें भी इसकी जाति कहीं ना कहीं उसका कुछ स्वार्थ होगा। निस्वार्थ भाव से प्रयास कीजिए तो बिहार में हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। हमें लगता है कि व्यक्ति का कोई स्वार्थ होगा, लेकिन अगर इस प्रकार की सोच हमारे पूर्वजों की रही होती, यदि छोटी सोच लेकर हम चलते तो सोचिए यदि आचार्य चाणक्य, उनके अंदर की सोच छोटी होती और केवल यहीं तक सीमित रहते कि मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरा काम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है। और उस समय तक्षशिला में थे जब पश्चिमोत्तर से बड़ा आक्रमण होने वाला था। मन में बड़े विचलित हुए, यदि अपने दायित्व तक सीमित रहते तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य कभी बनता है? एक व्यक्ति के मन में जब इच्छा हुई कि यदि भारत अनेक भागों में बटा रहेगा, लोग संघर्ष करते रहेंगे राज्यों में, गणराज्यों में बटकर, तो निश्चित है कि हम पदाक्रांत हो जाएंगे। कोई विदेशी संस्कृति आएगी, हावी हो जाएगी, और पराधीन संस्कृति अपने जीवन मूल्यों को भी रक्षा नहीं कर पाएगी। इस पीड़ा के साथ जब मगध आए तो मगध की तो सोच बहुत बड़ी थी। मगध उस भूमि का नेतृत्व कर रही थी जिसकी सोच बड़ी इसलिए थी क्योंकि जातियां बिहार में तब भी थीं, लेकिन मगध ने उस क्रांति को देखा था जिसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद जिससे आज हम ग्रसित हैं, उस मगध में यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, यह बिहार की क्रांति थी, सोच की क्रांति थी जिसमें सामर्थ्य को हम पूजना जानते थे। लेकिन उस महान नंद वंश के वंशज धनानंद में जब उस प्रकार की सोच नहीं रही, उन्हें लगा कि जब पाटलिपुत्र पर मगध पर आक्रमण होगा तो हम देख लेंगे, यवन सैनिकों का प्रतिरोध करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो चाणक्य बड़े विचलित हुए, और तब जब उन्हें लगा कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी। जब निकले पाटलिपुत्र के उद्यान में तो एक युवक जिसमें उन्हें सामर्थ्य दिखा, उसको लेकर तक्षशिला की ओर चले, और तक्षशिला में जब यवन सैनिक आए, तक्षशिला नरेश ने संधि कर ली। इन युवाओं की टोली ने हर ग्रीक स्कंधावर में जाकर बताने का काम किया कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। पहला आक्रमण निश्चित विजयी हुए, लेकिन आसान नहीं था। यूरोप जीत चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, लेकिन भारत के पहले आक्रमण में भारत की सैन्य शक्ति का अनुभव हुआ, और जब शक्ति का अनुभव हुआ और इस प्रकार की कल्पना पूरे सेना के मन में दौड़ने लगी कि अभी तक तो केवल पंजाब में हम जीते हैं, आगे मगध है, और मगध की सेनाएं से जब हमारा सामना होगा तो शायद हम अपने देश तक लौट के नहीं जा पाएंगे। एक सोच जिसको लेकर हम चले, उसका नतीजा ये हुआ कि यवन सैनिकों को भी लौट जाना पड़ गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको भी उनके मन में विश्व विजय की कल्पना थी, लौटना पड़ा। बिहार एक अलग भूमि, एक अलग सोच की भूमि, जिसका मूल यदि हम देखें तो वेदांत की भूमि। मिथिला के उन जंगलों में, उन राजसभाओं में चिंतन को यदि हम पाते हैं तो क्या पाते हैं, वैदिक सोच को देखते हैं तो क्या पाते हैं, हम श्रुति को ग्रहण कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन जब समझते हैं एक समय आता है तो वेदांत कहते हैं कि वेदों का भी अंत हो गया, इसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं है। वो ज्ञान क्या है? उस परम तत्व का अंश मुझ में भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, और परम तत्व का अंश जहां है पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जिस व्यक्ति जिस संस्कृति में इस प्रकार के भाव आ जाएं कि मुझ में भी पूर्णता है, इनमें भी पूर्णता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्कृति भेदभाव से परे सोचने लगती है, और तभी नव सृजन होता है जिसको हम बिहार में देखते हैं, तभी गणराज्य का उदय होता है जिसको हम बिहार में देखते हैं। प्राचीन बातें अक्सर मैं करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र ऐसे नहीं थे, तब कैसे हम ऐसा कर सके थे। और इसीलिए आज निराश नहीं होता जब मैं देखता हूं जनसंख्या बहुत है, 30 वर्ष से कम युवाओं की संख्या 9 करोड़ के आसपास है। यदि विकसित बिहार बनाना है तो हमें तय करना होगा कैसे संभव होगा कि अगले 2 दशकों में इन सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार हम बिहार में उत्पन्न कर सकें। सामाजिक भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। हर जाति, हर संप्रदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या किसी के साधारण कार्य से सभी को शिक्षा और रोजगार देना संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं उत्कृष्ट शिक्षा और उचित रोजगार मिले, तो ऐसे सभी बिहार वासी जो आज विदेशों में भी हैं, जो आज भारत के महानगरों में भी हैं, जो बिहार में भी हैं और सफल हैं, सक्षम है, उनका भी दायित्व बनता है। क्योंकि यदि हम एक स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में यदि पूरी ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो स्वप्न ही रह जाएगा। लेकिन यदि हमने पूरी ऊर्जा लगा दी तो बिहार की क्षमता प्राचीन काल से बताती है कि निश्चित हम उसको पूर्ण करेंगे। आज इतने लोग सभागार में बैठे हैं, पहले हम लोग 2021 में यहीं बैठे थे। अभी कुछ दिनों पहले पुणे में था, ज्योति झा जी यहाँ आई हुई हैं, अजीत जी थे। तो मैंने कहा पुणे की सभा में कि जो लोग मंच पर थे और जो समक्ष थे, उनमें से मैं किसी को इस अभियान से पहले नहीं जानता था। आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मुझसे, मेरा परिचय आपसे तब हुआ जब इस अभियान की परिकल्पना हुई। तो अभियान मेरा नहीं है, हमेशा मैं यही कहता हूं, अभियान का जो संदेश है वो भी मेरा नहीं है, बिहार की ही दृष्टि है, और बिहार की दृष्टि ही उसे आगे ले जाएगी। इसीलिए ये जन जन का अभियान है और इसका संदेश बहुत बड़ा है। बिहार के मूल, यदि स्वामी विवेकानंद से हम प्रेरित होते हैं तो स्वामी विवेकानंद कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े थे। अपने ही मूल ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने जो बातें कही, उसमें इतनी प्रेरणा विद्यमान है कि आज भी हम प्रेरित होते हैं। हम कहते हैं कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति में समस्त सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, उसके लिए कोई लक्ष्य को कठिन कहना ऐसा है जैसे उसने अपने आप पर पट्टियां बांध रखी हो। लेकिन लक्ष्य समक्ष है, 2047 विकसित बिहार, जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे बनेगा? अनेक आयाम हैं। आज जब बिहार को हम देखते हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे हम योगदान कर सकते हैं। तो मैंने सदैव कहा है, किसी भी विषय की आलोचना करना आसान है। आलोचना करके हम बच सकते हैं कि बिहार तब ऐसा था, अब ऐसा है, लेकिन आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई व्यक्ति कुछ प्रयास करता है तो उसकी भी आलोचना करना सबसे आसान है। आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भी बड़े आलोचक बने इस अभियान के बाद। उन्होंने कहा कि भाई तो पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि हर सैटरडे संडे परिवार को छोड़ के पूरे बिहार में घूमते हैं। मन की एक वेदना है, मन की एक पीड़ा है जो हम सभी ने अनुभव किया है, और हर बिहार वासी के मन में है कि हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है, कैसे आगे ले जाए। और मैं तो केवल एक निमित्त बन रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा अभियान नहीं है, मैंने तो जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि भावना हर व्यक्ति के मन में है कि हम कुछ करें। एक मंच अब तैयार हो गया है जिसमें 76,000 तो लोग केवल व्हाट्सएप समूहों में जुड़े हैं, इंपैक्ट लाखों तक है। अनेक आलोचकों को लगता था कि लोग केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक लाइव्स के माध्यम से जुड़े हैं, उस रूप में जुड़े हैं जो जमीन पर नहीं है। लेकिन उनका भी भ्रम तब दूर हुआ जब राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय में नमस्ते बिहार इस बृहद जनसंवाद का प्रारंभ हम लोगों ने 10 दिसंबर को किया, जिस सभा में 50,000 से अधिक लोग थे। किसी जाति के नहीं थे, किसी संप्रदाय के नहीं थे, किसी लिंग के नहीं थे। उनके हृदय में बिहार था। संकल्प था कि मैं बदलूंगा बिहार। हर व्यक्ति की भूमिका होगी बिहार को बदलने में। इस संकल्प के साथ हमने शंखनाद किया एक बृहद जनसंवाद का। आज का कार्यक्रम भिन्न है। आज का कार्यक्रम है कि कैसे करें। बातें तो हम करेंगे, लेकिन उसको मूर्त रूप कैसे दें, रूपरेखा कैसी होनी चाहिए।
अगले 5 वर्षों में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार अगले 1 दशक में हमें क्या करना चाहिए, अगले 15 वर्ष का टारगेट क्या होना चाहिए, 20 वर्षों के बाद बिहार को हम किस रूप में देखते हैं। और इसमें ब्रिगेडियर AK सिंह साहब से मेरी बात हो रही थी कुछ 3 महीने पहले, तो इन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन पे बोलना चाहता हूं। ऐसे बिहार के अनेक लोग हैं, आलोक रंजन जी हैं, आज इनके मन में संकल्प है कि एक लॉ यूनिवर्सिटी बिहार में अपने साधनों से प्रारंभ करें। तो ऐसे बिहार के अनेक लोग हैं जो बिहार के बाहर हैं, क्षमतावान हैं, लेकिन यदि हम देखें उनके गांव के विद्यालय में उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या योगदान है, तो बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने अपने गांव की ओर मुड़ के देखा होगा। इस मंच से आह्वान कर रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, ऐसे सभी बिहार वासियों को जो बाहर हैं, 2047 तक बिहार को यदि विकसित बनाना है तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मैं आह्वान करता हूं, आकर जुड़िए, अपने गांव से जुड़िए, छोटा सा योगदान हो सकता है, आप कुछ पुस्तकें अपने गांव के पुस्तकालय में दें, निश्चित एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब बड़ी संख्या में हम लोग करेंगे। यूके में रहते हैं, बीच में अभी आए थे जगदीशपुर में उनके द्वारा पुस्तकालय की स्थापना की गई, हमारे अभियान से जुड़े हैं। बेगूसराय के डॉक्टर रामकैलाश महतो जी हैं, अपने गांव के विद्यालय में योगदान कर रहे हैं। अनेक लोग, तरुण जी दुबई में रहते हैं, उनके द्वारा योगदान हो रहा है। इस अभियान में प्रेरणा हम क्या दे रहे हैं? कुछ लेने का नहीं, हम बिहार को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ छोटा सा अंशदान यदि हम सामूहिक रूप में करने लगे, हर व्यक्ति करने लगा जो सक्षम है, तो जो वंचित हैं उनके बीच में और जो सक्षम है उनके बीच में दूरी निश्चित मिटेगी। शिक्षा का यदि विकास होगा, कि शिक्षा केवल डिग्रीज प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन कैसे अपने यूथ को हम स्किल्ड बना सकते हैं, कैसे उनमें इस प्रकार के गुण दे सकते हैं, उस प्रकार की दृष्टि दे सकते हैं, तो निश्चित आने वाले समय में जिन व्यक्ति को हमने गुण दे दिया, स्किल्स दे दिए, ऐसे व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेंगे, नया सृजन कर सकेंगे। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक। उसमें नकारात्मक दृष्टि छोड़कर हम क्या दे सकते हैं, इसका विचार हर व्यक्ति को करना होगा। जिस रूप में हम दे सकते हैं, हो सकता है हम एक लेक्चर ले लें, मोटिवेशनल टॉक ले लें अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में। यदि आज हम सफल हुए हैं, अपनी कहानी भी हम शेयर करते हैं, तो बहुत लोग प्रेरित होते हैं। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, रोहतास और बगहा की कहानी तो लव जी बता रहे थे, जिसको असंभव लोग मानते थे संभव होते मैंने देखा है। क्योंकि मैंने देखा कि जब संवाद करते हैं, सीधे मन से करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, पूर्वजों की दृष्टि के साथ करते हैं, आज भी लोग प्रभावित होते हैं, जुड़ते हैं। और जो असंभव लोग कहते हैं, संभव होने में समय नहीं लगता। बिहार में आज जब भ्रमण कर रहा था, अभी पिछले दिनों मधेपुरा जिले में थे, मधेपुरा में एक युवक खड़ा हुआ, उसने कहा पहले मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जब अभियान के संदेशों को मैंने सुना तो मैंने एक नया स्टार्टअप अपने मधेपुरा में प्रारंभ किया। पेपर से कैसे प्लेट्स बनाए जाएं, शादी ब्याह में बड़े प्रयोग होते हैं, उसको मैंने प्रारंभ किया, जो 15 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। इससे पहले नालंदा गए, नालंदा बिहार शरीफ में एक युवक मिला, उसने कहा अभियान से प्रेरित होकर मैंने एक टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी है। बिहार के हर गांव में, हर क्षेत्र में यदि रोजगार का सृजन करना होगा, तो सरकारी नौकरी की जो दृष्टि है, हम अक्सर सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करना चाहिए, अच्छी बात है जो कर सकते हैं, कितने लोग कर पाएंगे? शायद 1%। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ जाए, कितना भी प्रयास कर ले, कुछ अधिक दे सकती है, लेकिन बिहार में यदि हर व्यक्ति को देना है, संख्या कितनी है? 9 करोड़। और 9 करोड़ लोगों को यदि देना है तो एक ही शब्द है, एक ही भाव है, उद्यमिता। उद्यमिता की क्रांति बिहार में लानी होगी। अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा, मार्गदर्शित करना होगा। इसीलिए हम लोग नीरेन आनंद जी जैसे लोगों को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं। चाइना में इनकी फैक्ट्री है, भुवनेश्वर में फैक्ट्री है, अनेक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं कि बिहार में भी आइए, आप दरभंगा में भी इस प्रकार का उद्योग लगाइए, और न केवल लगाइए, ऐसे 100 युवकों को तैयार कीजिए जो उस प्रकार के उद्योग प्रारंभ कर सके। इसी की आवश्यकता है। अभी सहरसा में थे, सहरसा में एक IT स्टार्टअप एक युवक के द्वारा प्रारंभ किया गया, करीब 7 लोग उसमें अभी रोजगार पा रहे हैं। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स हमारे युवा बने, तभी 2047 तक विकसित बिहार बनेगा। लक्ष्य आसान नहीं है, सुनने में अच्छा लगता होगा, हम कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2047 तक होगा, लेकिन लक्ष्य कठिन भी नहीं है। यदि पूरी ऊर्जा के साथ जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर केवल एक लक्ष्य के बिहार को उत्कर्ष पर ले जाना है, हर बिहार वासी के हृदय में हम स्थापित कर सके, तो कोई रोक नहीं सकेगा। क्षमता तो असीम है। जब संसाधन नहीं थे, हमारे पूर्वज अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य स्थापित कर सकते थे।
उस बिहार में उद्योग यदि लगाना हो, केवल दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है। बगहा और रोहतास में जिस परिवर्तन को मैंने देखा, केवल दृष्टि के परिवर्तन से हुआ। लोग वही थे, सिस्टम वही था, लेकिन सोच बदली, थोड़ी सी बदली। जहां लोग कहते थे लोग जा नहीं सकते, वहां टूरिस्ट गाइड बनने की हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। आदिवासियों ने विरोध कर दिया उग्रवादियों का, उग्रवादियों को समर्पण करना पड़ गया। तभी जहां काला झंडा हमेशा लहराया जाता था, लोगों के समर्थन से तिरंगा शान से आज लहराता है, 24 घंटे लहराता है उस रोहतास के किले पर। बिहार में सोचना होगा, अलग अलग विषय, 5 पैनल्स हैं, अलग अलग वक्ता हैं, लेकिन एक तो है उद्यमिता, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यदि हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो हमको देखना होगा उसके लिए लाभ हम कैसे दे सकते हैं। इस पर चर्चा कई लोगों से मैंने की कि भाई हम चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि भाई बिहार में तो कोई पोर्ट है ही नहीं, लैंड ही लैंड है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो जो सुविधाएं आप किसी को महाराष्ट्र में दे सकते हैं, गुजरात में दे सकते हैं, उड़ीसा में दे सकते हैं, बिहार में नहीं दे सकते। तो मैंने उनसे कहा देखिए सोच क्या होगी यदि आप देखोगे तो उस काल में चंपा को विश्व का प्रमुख नगर कहा गया, तब भी तो स्थिति यही थी। उस समय कैसे लोग आते थे, आप याद कीजिएगा, ताम्रलिप्ति में जहाज लगते थे, छोटे जहाजों से लोग चंपा आते थे, और चंपा का ऐसा प्रभाव हुआ लोगों के मन पर कि वियतनाम वासी 1500 वर्षों तक, 2nd सेंचुरी एडी से 17th सेंचुरी तक अपने देश का नाम चंपा के नाम से उनका जाना गया। तो ऐसी प्रेरणा तब थी, जब दृष्टि क्या थी, वही दृष्टि जो प्राचीन काल में भेदभाव से परे सोचती थी। नालंदा में, विक्रमशिला में क्या इस प्रकार का भेद था कि कोरिया का व्यक्ति आकर नहीं पढ़ सकता है, तिब्बत का व्यक्ति आकर नहीं पढ़ सकता है? उस प्राचीन काल में आप देखेंगे पूरे विश्व में, बताइए इस प्रकार के कहीं विश्वविद्यालय दिखते हैं क्या? लेकिन हमारे यहाँ पाते हैं, श्रीलंका से भी लोग आते थे, जापान से भी लोग आते थे, तो बड़े गर्व के साथ जो अपने देश जाते थे उनका अलग सम्मान होता था। बिहार को यदि बदलने की हम बात करते हैं तो बात बदलने की नहीं है, पुनः स्थापित करने की बात है, क्योंकि अंश वही है, संदेश वही है, आवश्यकता छोटे छोटे योगदान की है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमको सोचना होगा, इंडस्ट्री को हम बुलाते हैं तो उस इंडस्ट्री को हम क्या फायदा दे सकते हैं। मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन मैन पावर हमारी स्किल्ड है क्या? तो स्पेशली जो लोग आज बिहार के बाहर हैं उनसे मेरा आह्वान होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोचें, दूसरा कि हमारी मैन पावर, हो सकता है आपके गांव में यदि आप चाहते हैं कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री लगे, लेदर फैक्ट्री लगे, मैन्युफैक्चरिंग की कोई हब बने, तो उसमें किन चीजों की आवश्यकता होगी? अपने गांव के युवकों को क्या हम ट्रेनिंग दे सकते हैं? रोहतास में परिवर्तन तब हुआ जब हम लोगों ने लोगों को टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। उस समय लोग हंसते थे कि अब क्यों टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। लेकिन जब उन आदिवासी 80 युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, साइकिल दी, टॉर्च दिया, आज रोहतास में टूरिस्ट आ रहे हैं, और जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम टूरिस्ट गाइड हैं, उस समय हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम सोच सकते हैं मिथिला क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में किस प्रकार के कृषि आधारित उद्योग लग सके, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हब्स बन सके। सॉफ्टवेयर के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल दृष्टि की आवश्यकता है। बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब एक दिन में नहीं बने थे, लेकिन कभी न कभी तो प्रारंभ हुआ, तभी तो आज स्थापित हुए। और बिहार में यदि हम सोचे कि कभी होगा, अचानक होगा, नहीं होगा, प्रारंभ कहीं ना कहीं से करना होगा। एक छोटा लक्ष्य यदि हम लेकर चलते हैं कि अगले 1 वर्ष में हर जिले में 5 स्टार्टअप लग जाए, जो अगले 5 वर्ष में सफल स्टार्टअप बने, उसके लिए पूरा अभियान लग जाए। हर व्यक्ति लग जाए कि हम अपने जिले में 5 सफल स्टार्टअप अगले 5 साल में, ऐसे स्टार्टअप जिसमें कम से कम अपने चिंतन से, अपने मार्गदर्शन से, तो आप देखिएगा इन 5 सफल स्टार्टअप से, जिसमें 5 साल लग सकता है उनको सफल बनाने में, अगले 1 वर्ष में 50 होने में समय नहीं लगेगा। प्रेरणा का प्रसार निश्चित होता है जब शुद्ध मन से हम कोई प्रयास करते हैं, और बहुत छोटा टारगेट मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से यदि हम करते हैं, बाकी अनेक लोग स्वतः प्रेरित होंगे, अपने स्टार्टअप्स लगाएंगे। लेकिन यदि 5 सफल स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को हम हर जिले में रोजगार दे सकते हैं, इस अभियान के माध्यम से हम प्रारंभ कर सके, तो छठे साल में हर जिले में 50 की संख्या आप देखिएगा सफल स्टार्टअप्स हो जाएंगे, प्रेरणा प्रसारित होगी। सबसे बड़ा लक्ष्य उद्यमिता है, इन्वेस्टमेंट है, और उसको करने किसी और को नहीं आना है, अपने युवाओं को प्रेरित करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। यही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सीखना है, हमें ग्रहण करना है। प्राचीन काल में तक्षशिला तक लोग जाते थे, अध्ययन करके आते थे, लेकिन जब दृष्टि थी, आचार्य चाणक्य ने भी उस मगध का ही स्मरण किया कि सोच कहाँ की कैसी है और कैसे उससे हम बढ़ सकते हैं। तो आज चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य कठिन है, लेकिन लक्ष्य कठिन नहीं है, क्योंकि मुझे आप सभी की क्षमता पर, जो यहाँ बैठे हैं, जो बिहार में कहीं सुन रहे हैं, और जिनको मैं आह्वान कर रहा हूं
थोड़ा सा योगदान बिहार के लिए कीजिए, थोड़ा सा प्रयास बिहार के लिए कीजिए, अपने गांव के लिए कीजिए, अपने नगर के लिए कीजिए। एक व्यक्ति जो बाहर है, यदि अपने एक युवा जो आपके जिले में है उसका भी आपने मार्गदर्शन किया और उसने एक सफल स्टार्टअप लगाया है, निराश नहीं हुआ, थोड़ा सा समर्थन आपने उसका कर दिया, तो एक जन अभियान के रूप में उस क्रांति को निश्चित उत्पन्न करेगी जो बिहार में उद्यमिता की क्रांति के रूप में प्रसारित होगी और बिहार को उस उत्कर्ष पर ले जाएगी जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। बिहार है 2047। तो बड़ी आशा के साथ आज इस संवाद को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अनेक विषयों पर वक्ताओं को हम लोग सुनेंगे, बीच में भी मैं आपसे बातें करूंगा, आपकी भी बातें सुनूंगा। अवसर संवाद का है। संजीव मुकेश जी आए हैं, कवि हैं। संजीव मुकेश जी ने उस गीत की रचना की जो आज अनेक बिहारियों के हृदय में बसता है। संजीव जी खड़े हो जाइए, नालंदा के रहने वाले हैं। जो आप गाना सुनते हैं, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, उसके गायक कवि यही हैं। अनेक लोगों का योगदान इसमें हो रहा है। अभी और इसमें सत्यम भास्कर जी डॉक्टर हैं, वो भी कवि हैं, उन्होंने बिहार पर कविता लिखी है। सत्यम जी इधर, सत्यम जी भी हैं जिनको भी आप सुनते होंगे। तो अनेक ऐसे लोगों को भी हम सुनेंगे। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 विकसित भारत में विकसित बिहार, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रबल संभावनाएं हो, न केवल औद्योगिक, न केवल आर्थिक, अपितु शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप में उसी प्रकार का उत्कृष्ट बिहार जिस पर हम प्राचीन काल से गर्व करते आ रहे हैं, उसको पुनः स्थापित होने देखना है। और उसका तरीका एक ही है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से परे होकर बिहार के लिए हम योगदान करें। एक बिहारी उस रूप में चिंतन करे तो हम कितनों पर भारी हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्रेरणादायी जो शब्द हम लोगों ने सुना है, निश्चित ही अपने जीवन में हम लोग उतारेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हर एक बिहारी दूसरे बिहारी को सपोर्ट करे और हर एक जिला में और राज्य में अपना स्टार्टअप लगाए। तरफ से डॉक्टर यूनिवर्सिटी उनको सम्मान हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ